जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि हम जनरल इंग्लिश को इस सेशन के थ्रू पूरा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जो भी जनरल इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से जूनियर सेशन के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब टॉपिक्स को आज के इस मैराथन सेशन में रिवाइज करेंगे। नो डाउट आपका एग्जाम कल है और आज ये सेशन लाना अच्छी बात नहीं है, एक दिन पहले, बिल्कुल एग्जाम से पहले, बट आपका एग्जाम कल 2 बजे वाली शिफ्ट में है। तो मुझे ऐसा लगा अगर मैं रात को 8 बजे लेक्चर अपलोड कर देता हूं तो आप जितना भी टाइम का ये लेक्चर होगा आप उसमें इसको कवर कर सकते हो। तो इसलिए अगर मॉर्निंग में लेक्चर होता तो मैं नहीं इसको अपलोड करता, अगर मॉर्निंग में एग्जाम होता तो बट आपका एग्जाम इवनिंग है और नेक्स्ट वीक जिनका एग्जाम है उनको तो हेल्प मिलेगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका एक एक टाइम इस टाइम प्रीशियस है, एक एक सेकंड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं मॉडल्स के साथ। मॉडल से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है मॉडल्स में क्या करना है, देखो अगर मॉडल्स में अगर आपको कैन कूड वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आएंगे। देखो आपको एग्जाम में ये याद रखना है कि कैन जो है ना, कैन आपकी एबिलिटी बताता है। क्या बताता है? एबिलिटी, आपकी एबिलिटी किसी चीज को करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। जैसे आप सिंपली बोलते हो आई कैन डू दिस, ठीक है, आई कैन डू दिस वर्क। क्यों बोलते हो? क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी बता रहा है कि आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है। बट यही कैपेसिटी अगर आपकी पास्ट में है कि पास्ट में आप इस चीज को कर सकते हो, आपकी पास्ट में एबिलिटी बता रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे। तो कैन जो है आपकी पावर एबिलिटी की बात करता है प्रेजेंट में, और कुड भी आपकी पावर कैपेसिटी की बात करता है, बट ये पास्ट में करता है, ठीक है, पास्ट में करता है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मे का यूज करते हो ना, मे आई कम इन सर, ठीक है। जब आपको किसी से परमिशन लेनी होती है आप मे का यूज करते हो। इसी तरह परमिशन लेने में कैन का भी यूज होता है, ठीक है। आप कैन का यूज करके भी परमिशन ले सकते हो, खास करके जैसे इनफॉर्मल वे में परमिशन जब आप लेते हो। जैसे कोई मुझे बोलता है कि मेरे को अपनी स्कूटी की चाबी दे दे, ठीक है, तो वो कैन यूज करेगा। तो कैन का यूज भी परमिशन लेने के लिए होता है। बट इनमें दोनों में फर्क पता है क्या है? जो मे का यूज है ना, मे आप कभी भी किसी को परमिशन देने के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे मुझे कोई बोल रहा है कैन आई मे आई कम इन, कोई मुझे बोल रहा है मे आई कम इन, कोई मुझे ऐसे भी बोल सकते हैं कैन आई कम इन, ठीक है, अगर मैं इनफॉर्मल वे में। बट अब आपने उसको बोलना है ना यस यू कैन, तो आप बोलोगे यस यू कैन, यस यू मे नहीं बोलोगे। मतलब परमिशन देने के लिए किसी को, लेने के लिए मे भी यूज कर सकते हो, कैन भी यूज करते हो, बट परमिशन किसी को देने के लिए आप मे का यूज नहीं कर सकते। आप किसका यूज करते हो? कैन का यूज करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर कोई बोल रहा है मे आई कम इन, तो आगे जो टीचर होगा वो उसको बोलेगा यस यू कैन, ये नहीं बोलेगा यस यू मे, ठीक है, वो बोलेगा यस यू कैन, क्योंकि परमिशन देने के लिए कैन का यूज होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर कैन करोगे, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब किसी चीज की पॉसिबिलिटी, किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं, बट कैन वाली जो पॉसिबिलिटी है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में होती है। थ्योरेटिकल मतलब कोई जेन्युइन कोई बात पे नहीं होगा। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई मिस्टेक कर सकता है, तो मतलब ये थ्योरेटिकल बातों पे चलता है कैन की जो है हमारी पॉसिबिलिटी वाली बात। कुड जो है ना, कुड एक बहुत कम पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जहां पर बहुत कम चांस हो किसी चीज का होने का, वेरी स्मॉल चांस। तो जहां पे वेरी स्मॉल चांस हो किसी चीज के होने का, वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। तो कुड बहुत कम पॉसिबिलिटी को बताता है, ये चीज याद। जैसे मस्ट है ना, मस्ट मस्ट होता है मतलब ग्रेट पॉसिबिलिटी को बताना कि ये चीज होगी होगी, मतलब मस्ट भी होती है ग्रेट पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी वाली बात। कुड होता है बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी किसी चीज के होने की, वहां पर हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। कैन थोड़ा फ्रेंडली नेचर में हम बात करते हैं। जब हमें कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी हो किसी को तो हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो कुड का यूज करते हैं। याद कर लेना, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें समझ आ गई। कैन आपकी एबिलिटी बताता है प्रेजेंट में, कुड बताता है पास्ट में। कैन जो है परमिशन देने के लिए, लेने के लिए यूज किया जा सकता है। कुड जो है वो आपकी क्या बता देता है? बहुत कम पॉसिबिलिटी किसी चीज के होने की, कैन पॉसिबिलिटी को बताता है। कुड का होता है यूज जहां पर हम बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, और कैन का यूज वहां पर होता है जहां पर हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त ने मुझसे चीज मांगी तो कुड यूज नहीं करे, वो कैन यूज करेगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। कैन इनफॉर्मल आ जाता है थोड़ा सा, और इसलिए हम ज्यादातर एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के पॉइंट में। अब इतना आपको क्लियर आ गया। अब देखो जो मैंने आपको पॉसिबिलिटी वाली बात कही थी ना, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी, उसमें 3 मेन यूज होते हैं। एक होता है मे, ठीक है, एक होता है माइट, एक होता है मस्ट, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में आए तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करो? देखो अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी है, अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी है तो अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी है तो मे यूज करोगे। अगर किसी चीज के होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आसमान में क्लाउड्स, आसमान में सूरज निकला हुआ है, धूप है, क्लाउड्स नहीं है, और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं बारिश होगी, तो ये बहुत कम पॉसिबिलिटी, तो यहां पर हम माइट यूज करोगे। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आसमान में क्लाउड्स हैं
तो बारिश होगी तो मे हो आएगा वहां पे। और अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत गहरे क्लाउड्स हैं, बहुत डार्क क्लाउड्स हैं, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो फिर वहां पे मस्ट। मतलब कहने का मतलब है मस्ट जो है वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी चीज के होने की, माइट वेरी लेस पॉसिबिलिटी, और मे होता है नॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए आप इसको यूज कर सकते। इतना मस्ट का यूज नेसेसिटी के लिए होता है, जब कोई चीज होगी होगी तो वहां पर आप मस्ट का यूज कर सकते हो। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर अगर हम मॉडल्स में बात करें, शेल व्हील का बहुत ही सिंपल है। शेल व्हील का फंडा बिल्कुल सिंपल, देखो सिंपली कोई भी सेंटेंस हो तो आई वी के साथ शेल लगता है, ठीक है, आई वी के साथ शेल लगता है, बाकी सभी के साथ क्या यूज होता है, विल यूज होता है। बाकी सबके साथ किसके साथ, मतलब बाकी कौन बचा, आई वी के छोड़ के ही शीट दे यू हो गया, इन सबके साथ, या प्लूरल हो गया, इन सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, आई वी के साथ शेल लगेगा। ये होता है सिंपल केस। बट यहां पर आपको ये याद रखना है, अगर कहीं पर किसी को कोई कमांड दी जा रही है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया जा रहा है, ठीक है, किसी को धमकी दी जा रही है, ठीक है, या कोई कंपल्शन है, ठीक है, कोई किसी चीज की कंपल्शन है, होना ही होना है, ऐसी जगहों में ये उल्टा हो जाता है। मतलब वहां पर आई वी की जगह विल आ जाता है और बाकियों की जगह शैल आ जाता है, ठीक है। सिंपल है यार, सिंपल क्या है, नॉर्मली आई वी के साथ शेल लगता है। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, या किसी को प्रॉमिस किया जा रहा है, कोई कंपल्शन वाली बात है, तो वहां पर आई वी के साथ विल आएगा और बाकियों के साथ शेल आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये आप याद रखो, ठीक है। अब यहां से शेल विल से दो और याद रखेंगे, एक है विल का वुड याद रखो, ठीक है, शेल का शुड याद रखो, इसके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वुड क्या होता है, वुड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी पास्ट की हैबिट में, ठीक है। कोई आपकी पास्ट की हैबिट है ना, आप पहले वो चीज करते थे, जैसे बचपन में मैं ऐसे करता था, ठीक है, तो आप वुड यूज करें। आप यूज टू भी यूज कर सकते हो, यूज टू भी पास्ट हैबिट को। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं बचपन में मैं स्कूल जाता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि यूज टू और वुड ये पास्ट में आपकी हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह आपको एग्जाम में शुड के बारे में पूछा जा सकता है। शुड के बारे में देखो, वुड के बारे में एक और चीज याद कर लेना, मुझे याद आ गया, वुड जो है विश को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, विश, ठीक है। जब आप किसी चीज की विश करते हो कि ये ऐसी, काश ये चीज ऐसे हो, जैसे मैंने पिछली बार आपको बोला था आई विश आई वुड रीच 100K सून, ठीक है, मतलब आई विश और यूट्यूब चैनल वुड रीच 100K सून। कहने का मतलब है कि आप, मैं विश कर रहा हूं ना कि मतलब हमारे चैनल 100K तक पहुंच जाए, तो ये जो विश है वहां पर वुड का यूज होता है, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाए, जहां पर भी विश की बात होती है आप वुड यूज कर सकते हो, ठीक है। वुड का समझ आ गया, पास्ट हैबिट, और बेसिकली ज्यादातर ये किसके लिए यूज किया जाता है, जब हमें कोई विश करनी हो, ठीक है। विश के लिए वर्ब भी यूज होता है, ठीक है, बोलते हैं ना, मतलब इमेजिनेशन में आप बोल रहे हो आई विश आई वर अ किंग, ठीक है, मतलब ऐसा यूज करते हो। वर्ब भी बेसिकली आपका विश के लिए यूज हो जाता है, इमेजिनेशन के लिए, ठीक है, तो वहां पर भी आप याद करोगे। अब अगर मैं शुड की बात करूं, शुड तो आपको बताइए सजेशन देना लेना किसी को, ठीक है, उसके लिए शुड यूज किया जाता है। सजेशन के लिए मेनली आप शुड का यूज करते हो। आउट टू का भी यूज करते हो, ठीक है, आउट टू का भी यूज करते हो। आउट टू बेसिकली आपकी मॉरल ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आउट टू का यूज करते हो, ठीक है। शुड जो है वो एक तरह से ड्यूटी के लिए भी यूज होता है, बट सजेशन के लिए शुड जो है मेनली यूज होता है। अगर आपने किसी से सजेशन देनी है उसके लिए आप शुड का यूज करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, समझ आ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो आपने याद रखना था, शुड का यूज कहां कहां पर होता है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने देखनी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। टेंसेस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखो टेंसेस आपको आते हैं, टेंसेस में मुझे आपको कुछ इतना बताने वाला नहीं है। देखो एक टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है, अब ये तो नहीं बताऊंगा, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। इनके रूल भी आपको पता है। प्रेजेंट में 4 आ जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें इज एम आर का यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हैज हैव लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें हैज बीन हैव बीन लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। इसी तरह पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इज एमआर की जगह वाज वर लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहां पे हैड लग जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर हैड बीन लग जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर में विल शैल का यूज होता है, ठीक है, विल शैल, ये चीजें आपको पता है इसलिए मैं इधर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। कॉन्टिन्यूस में शैल भी विल भी होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम, यहां पर शैल हैव विल हैव होता है, और यहां पर शैल हैव बीन विल हैव बीन होता है, इतना आपको पता है। बट टेंसेस में कंफ्यूज पता कहां पर हो गए आप, कंफ्यूज हो गए ये जब भी अगर कोई रूटीन की बात हो या आपकी कोई हैबिट की बात हो, ध्यान से सुनो, जब भी आप कभी कोई हैबिट की बात कर रहे हो अपनी, उसी तरह आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहे हो, जैसे वो बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है,
ठीक है। तो जब भी कभी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी तो वहां पर हमेशा जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, कौन सा यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, मतलब वहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है, इतना याद कर लेना। तो सन राइज इन द ईस्ट कभी नहीं आएगा, द सन वाज राइजन इन द ईस्ट भी नहीं आएगा, द सन मतलब द सन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है जब भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। इसी तरह अगर भी आपकी हैबिट है, ठीक है, हैबिट मतलब सिंपल मान लो कोई ड्रिंक करता है तो हम बोलेंगे ही ड्रिंक्स, ठीक है, मतलब लगाता है वो, ठीक है, टिप्सी है वो, तो मतलब ही के साथ ड्रिंक्स आए, क्यों, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज, मतलब जो भी आपकी कोई हैबिट होगी या अगर आपकी कोई हैबिट की बात होगी या अगर आपकी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल उसमें लगेगा, इतना आपने रट लेना है, ठीक है। इधर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और आपको कंफ्यूजन पता है कहां पर होगी, जैसे वाज वर्ड है ना, हम प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ड यूज करते हैं, ये वाला वाज वर्ड, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आपको पता है। बट मैंने अभी आपको बताया कि वर्ड का यूज वहां भी होता है जब वहां पे विश करते हैं, ठीक है, आई विश, ठीक है, आई वर डैश, कुछ भी आप बनना चाह सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी विश की बात कर रहे हो वहां पर आई के साथ आप वर्ड यूज, आई के किसी के साथ भी वर्ड यूज करोगे, तो जब भी विश की बात होती है वहां पर आप वर्ड यूज, अब यहां पर इसके साथ वर्ड लगा हुआ है तो आप यहां पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मत लगा देना, ठीक है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट यहां पर जो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक विश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्ड जो इमेजिनरी सेंटेंसेस में, जैसे मैं बोल दूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं इमेजिनेशन में, तो मतलब उसके लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो वहां पर वर्ड यूज होगा, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा टेंसेस के रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये क्वेश्चन होता है, अगर आपके कोई दो इंसिडेंट हैं और दोनों इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं, तो क्या कह रहा हूं मैं, कोई दो इंसिडेंट हैं और दोनों इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं, ठीक है, अगर दो इंसिडेंट है दोनों इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं तो क्या होगा, तो जो पहले हुआ होगा, जो पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो बाद में हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। सर कुछ समझ नहीं है, कुछ समझ नहीं है, देखो वो बोलते हैं ना द टाइम आई रीच द स्टेशन, ठीक है, स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑलरेडी, ठीक है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट या हैड लेफ्ट ऑलरेडी, ठीक है। कहने का मतलब है वो टाइम जब मैं स्टेशन में पहुंचा ट्रेन उससे पहले निकल चुकी थी। तो देखो ये दोनों पास्ट के ही बातें, मतलब वो स्टेशन में भी पास्ट में पहुंचा और ट्रेन भी पास्ट में निकल गई थी, ठीक है। अब मुझे बताओ इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब जब वो स्टेशन में पहुंचा था तो उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी, इसका मतलब यह है कि पहले ट्रेन निकली है बाद में वो स्टेशन में पहुंचा है, तो इन दोनों में ज्यादा पास्ट में कौन सा है, ट्रेन का चले जाना, तो ट्रेन का चले जाना पास्ट परफेक्ट आएगा और उसका पहुंचना पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो मतलब जब भी कोई दो इंसिडेंट हैं दोनों पास्ट में हुए हैं तो जो पुराने वाला इंसिडेंट है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा और जो अभी लेटेस्ट हुआ है, मतलब जब आप जैसे आप पहुंचे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आए। ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में टेंसेस से पूछा जाता है, ठीक है। बाकी इतना टेंसेस आपको पता है इसलिए मैं टेंसेस में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टेंसेस के बारे में आपको बचपन से नॉलेज है, पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब नरेशन के रिलेटेड एग्जाम से क्वेश्चन जाते हैं। नरेशन आपको पता हो, देखो नरेशन को मैं आपको जल्दी जल्दी में रिवाइज करवाऊंगा, नरेशन कैसे करनी होती है, कुछ नहीं है, जो भी माल आपका होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, जैसे आई मी ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यू योर ये आ गया सेकंड पर्सन, और ही शी दे हो गया थर्ड पर्सन, आपको पता है। अब जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट को देके चेंज होता है नरेशन में, ठीक है। सेकंड पर्सन जो है वो हमेशा किसको देके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को देके चेंज होगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, नो चेंज। ये आपका नरेशन का रूल है, आपने याद रखना, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट को देके चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूं, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। देखो कुछ नहीं है, ही सेज टू जाएगा टेल्स में, ही टेल्स मी, टेल्स मी, ये सिंपल सेंटेंस है तो डैट यूज होता है कंजक्शन, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। सिंपल सेंटेंस देखो, सिंपल सेंटेंसेस जो भी होंगे उनमें डैट कंजक्शन यूज होगी। इसको छोड़ के क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वहां पे इफ वेदर यूज होगा, वो अभी पढ़ेंगे। फिर जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी जो हमारे इंटेरोगेशन वाले वो होते हैं वहां पर भी काम चल जाता है, ठीक है, किसी डैट से भी चल जाता है। तो अभी हमने क्या देखा,
एक्सक्लेमेटरी वाइज सॉरी, वहां पे डायरेक्ट यूज होता है, इंटेरोगेशन में इफ वेटर यूज होता है, जहां पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ही टेल्स मी दैट यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन, मैंने आपको बताया किसको देख के चेंज आएगा, ऑब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट है जो बोल रहे हैं ना भाई, ये सब्जेक्ट है, इसको बोल रहा है ये ऑब्जेक्ट है, यू मतलब सेकंड पर्सन को देख के चेंज होगा। सेकंड पर्सन क्या है, मी, मी मतलब मेरे लिए, तो मेरे लिए सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई होगा, ठीक है, आई होगा, मेरे लिए सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो वर्क हार्ड, ठीक है, बस सिंपल था। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, क्या इसमें कुछ इतना करने वाला नहीं था, बस सिंपली मेरे को आपको सिखाना था कि यू किसको देख के चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, तो मी है, मी का आई आ जाएगा, इतना आपको याद रखना, ठीक है। अब मेन रूल इसी तरह, अगर थर्ड पर्सन होता वो चेंज नहीं होता, यहाँ पे ही होता, ही वर्क्स हार्ड होता तो ही रहता, तो वो चेंज नहीं होना था, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन को देख के भी चेंज हो सकता है, अगर यहाँ पे आई होता तो वो फर्स्ट पर्सन को देख के चेंज होता, तो यहाँ पर ही आ जाता, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन को देख के चेंज होता, अगर यहाँ पे ही शी इट होता वो चेंज ही नहीं होता, तो इतना आपको चीजें याद रखनी। अब आपका अगर रिपोर्टेड वर्ब ये वाला होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान सुना, अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, क्या बोला मैंने आपको, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर मैंने टेंस चेंज नहीं किया था, क्या चेंज नहीं किया, यहां पे वर्क था, ठीक है, वर्क था, वर्क क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनेट, तो मैंने इसको प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही रखा, ठीक है। अगर यहां पर ध्यान से सुनना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, वर्क का वर्क ही रहा, मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट से प्रेजेंट इनडेफिनेट में रहा। बट अगर यहां पर ही सेड टू मी आता, ही सेड टू मी आता, तो मैं यहां पे टेंस चेंज कर देता, मैं वर्क की जगह वर्कड कर देता। क्यों वर्क कर देता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में चल जाता है, ये फर्क आपको पता होना चाहिए। कुछ समझ नहीं आया, कुछ ऊपर से जा रहा है सर, सब ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, हवा हवाई नहीं बनेंगे, अभी समझेंगे। कुछ नहीं कहा मैंने, कहा अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखना यार, सेज जो है प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, सेड होता है पास्ट की बात। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आप टेंस चेंज नहीं करोगे। यहां पर कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वर्क है, वर्क मतलब फर्स्ट फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो टेंस चेंज नहीं, आई के साथ भी वर्क ही आया, ठीक है। बट अगर ये ऐसे होता है, ही सेड टू मी यू वर्क हार्ड, ठीक है, अब मैं क्या करता, मैं लिखता ही टोल्ड मी दैट आई, यू किसको, फर्स्ट पर्सन किसको, सेकंड पर्सन किसको देखे, ऑब्जेक्ट को, आई वर्क की जगह क्या होता है, वर्कड हार्ड, ठीक है, वर्कड हार्ड। दिस इज क्लियर, तो इतना आपको समझ आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो आप टेंस को चेंज करोगे, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में, आप टेंस को चेंज नहीं करोगे। बट एक शर्त यहां पर भी है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है आपने टेंस को चेंज करना है, बट अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अगर आपकी ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है यहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है तो वो चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब अगर मैं यहां पे लिखा हुआ होता द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आप राइजेस की जगह राइज्ड नहीं कर सकते थे कभी, क्यों, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं हो सकता। कोई आपका अगर हिस्ट्री की बात है तो वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। हिस्ट्री की बात, जैसे महात्मा गांधी जी के टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने चलाई, अगर मैं ये बोल देता हूं तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में भी है तब भी आप उस स्टेटमेंट का टेंस चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होती है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी आप टेंस चेंज नहीं करोगे, जब भी आप पास्ट में होगी तो आप टेंस को चेंज कर सकते हो, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सर आप बोल रहे हो टेंस चेंज होते हैं, तो टेंस किस में चेंज होता है, ये याद कर लो। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो किस में चल जाती है, सिंपल पास्ट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर सिंपल पास्ट वाला होगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, सिंपल पास्ट वाला किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चल जाएगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ नहीं है, आपने बोला, अगर मेरे पास बोला है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, वो सिंपल पास्ट में चल जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वो किस में चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चल जाएगा, इतना आपको याद है, ठीक है। इस तरह अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इज एम आर, ठीक है, वो किस में चल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, किसमें, लेकिन ये तभी होगा अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होता, ये चीज याद रखना। तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला, पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब वाज वर्ब में, पास्ट कॉन्टिन्यूस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका क्या होता है, हमारा हैड बीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज हैव, ठीक है, हैज हैव लगता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है, वो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, सॉरी
प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किस में चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड, अभी बताया ना ऊपर, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड, तो हैड में चेंज हो जाएगा, इतना आपको याद रखना, वो आगे चेंज नहीं होता है। और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, बट यही मेन चेंज होते हैं। मतलब प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज पास्ट कॉन्टिन्यूज, पास्ट कॉन्टिन्यूज किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इज एम आर मतलब वॉज वर्ब में जाएगा, वॉज वर्ब हैड बीन में चल जाएगा। और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। बस इतनी ही चेंजेस होती है, बट ये तभी होगी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका अगर पास्ट में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, उस केस में आप टेंस को चेंज नहीं करोगे, ठीक है। और क्या चेंज होता है, मॉडल चेंज, शेल शेल शुड में चल जाता है, विल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, इतना तो आपको पता है, ठीक है। और भी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, वो हम धीरे धीरे करके देख लेंगे जब आगे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है। अब ये हो गए सिंपल सेंटेंसेस। मैंने बोला जो भी सिंपल सेंटेंस आएंगे उनमें कंजंक्शन डायरेक्ट लगानी है, और आपने चेंज क्या करना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो टेंस चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे कौन किस में चेंज होता है। बट अगर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जहां पर क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं पूछता हूं ही सेड टू मी, इसे से समझा दूंगा ना, इस टाइम अभी मेरे को एग्जांपल्स बनाने का टाइम नहीं है, मैं यहीं से उठा रहा हूं। आर यू कमिंग, ठीक है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, ये एक क्वेश्चन पूछा इसने। ही सेड टू मी, यहीं से सारा आपको पता बता दूंगा मैं सारा। वाई आर यू कमिंग, ठीक है, वाई आर यू कमिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दो सेंटेंस है आपके, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, ही सेड टू मी वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पूछे मैंने, देखो ये दोनों ही इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन पूछा गया। बट इस केस में ही सेड टू मी मतलब जहां पर आपका ये WH फैमिली होती है, WH फैमिली मतलब व्हाट, व्हाई, हाउ, विच, ये सारी WH फैमिली में आ गए। जब भी WH फैमिली वाला होगा, अगर कोई आपका रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, वो WH फैमिली से स्टार्ट होगी, तो यहां पर कोई भी कंजंक्शन आप यूज नहीं करोगे। बट अगर वो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप कंजंक्शन यूज करो। कंजंक्शन क्या यूज कर सकते हो आप, इफ भी यूज कर सकते हो, वेदर भी यूज। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ही सेड टू चल जाएगा, आस्ट, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ही आस्क्ड मी आएगा, ठीक है, ही आस्क्ड मी वेदर, मैंने कहा आप इफ भी लगा सकते हो, वेदर, दोनों लगे होंगे तो करेक्ट होगा, इफ लगा है तो भी करेक्ट है, वेदर लगा तो भी करेक्ट है, ठीक है। आप देखो आपने चेंज करना है, अब आपको इसको सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आर यू को चेंज नहीं करोगे आप, सबसे पहले देखोगे यहां पर क्या है, यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसको देके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू आई, मी को देके चेंज होगा, क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। ही आस्क्ड मी वेदर, आर क्या है, आर क्या है, आर किस में आता है, आर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, वो किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होता है, वॉज वर, आई के साथ क्या आता है, वॉज, आई वॉज कमिंग, तो खत्म होगी कहानी। अब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, फुल स्टॉप आ गया। ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग, खत्म कहानी। अब इधर देखो ये भी वही है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा, बट आप यहाँ पे इफ वेदर नहीं यूज करो क्योंकि ये WH फैमिली में है। वाई आएगा यहाँ पर, वापस वही यू किसको देके चेंज होगा, यू हमारा ऑब्जेक्ट को देके, तो आई आएगा, इज एम आर वॉज वर में जाएगा, वॉज आएगा, वाई आई वॉज कमिंग, तो फुल स्टॉप आ जाएगा। दिस इज क्लियर, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस यहां पर ये चीज मैंने याद रखना, यहां पर आर यू था, यहां पर हमने जब इसको चेंज किया तो आई वाज में किया, मतलब पहले आपका वर्ब और फिर सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा जब हम चेंज करते हैं, तो ये फैक्ट आपने याद रखना, ठीक है। बाकी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कोई भी आएंगे आप इजिली कर लोगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। वो क्या होते हैं, जहां पर भी कोई कमांड दी जाए, किसी को ऑर्डर दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इन सब के लिए इनको बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली आपने क्या यूज करना होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, ठीक है, कम हेयर, उसने मुझे कहा यहां पर नहीं आना, उसने मुझे मना कर दिया, मतलब, ठीक है। तो ये एक तरह का इंप्रेशन बता रहा है। तो ही सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, तो मैं क्या बोलूंगा, शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, शी फॉरबेड मी, उसने मुझे मना कर दिया, फॉरबेड मी, ठीक है। अब क्या आएगा, टू, अब डू नॉट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यार ध्यान से देखो, नॉट नहीं आ सकता, नॉट का मतलब था मना करना, उसने ऑलरेडी मना कर दिया, मैंने यहाँ पे फॉरबेड लिख दिया, शी फॉरबेड मी, उसने मुझे मना कर दिया टू कम हेयर, ठीक है, टू कम हेयर, टू कम हेयर किस में चेंज हो जाएगा, कम हेयर ही आएगा। क्यों क्यों चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बताया रूल यही कहता है कि कंजंक्शन हमारी टू यूज होगी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो मैं कम हेयर लूंगा। शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, शी फॉरबेड मी टू कम हेयर, ठीक है, उसने मुझे मना कर दिया यहाँ पर आने के लिए। तो सिंपली आपको ऐसे याद करना, मतलब जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे जहां पर कमांड की बात होगी, ऑर्डर की बात होगी, रिक्वेस्ट की बात होगी, मना करने की बात होगी, कुछ भी ऐसा है
तो वहां पर आपकी कंजंक्शन टू यूज हो गया, उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, उसमें डैट लगना है। बाकी रूल वही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो टेंस चेंज हो जाएगा। एक है हमारे इंटरव्यू, उसमें आपने बस ये याद रखना है कि अगर कोई WH फैमिली से चल रहा है तो आप कंजंक्शन यूज नहीं करोगे, अदरवाइज इफ यू हैव अदर कंजंक्शन। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब कुछ होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज होता है। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना, हुर्रा वी वॉन द मैच, जब आप खुशी करते हो तो कुछ नहीं है, जब वो बोल रहा है हुर्रा वी वॉन द मैच तो आपने लिख देना ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, उसने खुशी से बोला, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी से बोला। बाकी वही है, वो सिंपल सेंटेंस की तरह कंजक्शन इधर भी डायरेक्ट आएगी, तो आगे वही जैसे टेंस चेंज इसमें होते हैं वैसे आप यहां पर करोगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां से आपको समझ आ जाएगा। शी सेड, ठीक है, यहां से समझ आ जाएगा। हुर्रा वी हैव वॉन दिस मैच। ठीक है, ये इसने क्वेश्चन पूछा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब शी सेड हुर्रा मतलब वो खुश है, तो हम बोलेंगे शी एक्सक्लेम्ड। अगर वो दुखी होगी तो हम बोल देंगे शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कुछ नहीं है, तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। थोड़ा दिमाग लगाना होता है, वहां पर आपको ऑप्शंस तो होंगे ना, तो कंजंक्शन मैंने कहा यहां पर भी डैट यूज होगी। बाकी सेम केस है, अगर अगर आपका ये आपने जस्ट देखना है, आपने टेंस चेंज करना है, तो वी हैव, देखो क्या है, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वी हैव। अब वी कौन सा टेंस होता है, वी होता है कौन सा, फर्स्ट पर्सन, तो किसको देके चेंज होगा, देखो किसको देके चेंज होगा, ये देके चेंज होगा इसको, सब्जेक्ट को। बट ये प्लूरल है तो प्लूरल क्या आएगा, दे आएगा, दैट दे हैव देखो हैव किस में जाए, हैव किस में आता है, हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, किस में जाएगा हमारे पास, पास्ट परफेक्ट में, तो दे हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉन। ठीक है, वॉन, ठीक है, समझ आया। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन, दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में चेंज हो जाता है, दैट मैच। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन दैट मैच। दिस इज क्लियर। तो यहां पर कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं थी, सिंपली नरेशंस के क्वेश्चन आएंगे। इंटेरोगेटिव में कंफ्यूजन वही होती है कि WH फैमिली वाला है तो इफ वेदर यूज नहीं करना है, बाकी उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देना है, मतलब आर यू है तो यू आर में आना चाहिए, अब ऐसे चेंज करना है। दूसरा हमने ये सीखा जो हमारे सिंपल सेंटेंस है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच आप रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये कहने वाला, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप आगे टेंस चेंज नहीं करो, अगर ये पास्ट में तभी टेंस हो जाए, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये पास्ट में ही होता है। और उसके बाद हमने एक और देखी कि जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जहां पे कमांड रिक्वेस्ट वगैरह बात होती है, वहां पे हम टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और जो हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं वो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट की तरह उसकी तरह चलते हैं, एसआईटी मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसकी तरह चलते हैं। बट यहाँ पर आप दुख होगा एक्सक्लेमेटरी सॉरी लिख दोगे, खुशी एक्सक्लेमेटरी जॉय लिख दोगे। ठीक है, अगर ऐसे होता लास्ट शी डाइड ऐसा कुछ होता है यूज, तो आप ये समझ आते कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, उसकी डेथ हो गई है, तो इसका कहने का मतलब ये दुख वाली बात है, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आप लिखोगे। तो बस इतना चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो बाकी आप ये क्वेश्चन नरेशन के इजीली कर लोगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो दो तीन टॉपिक्स तो थोड़े थोड़े हमने कर लिए, एक मॉडल्स हमने थोड़े थोड़े देख लिए, रिवाइज कर लिए। देखो अब ये मैराथन सेशन है, यहाँ पे मैं आपको चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ, एक मतलब ब्रश अप कर रहा हूँ कि क्या क्या एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लेके जाओगे तो कुछ बन जाएगा एग्जाम। ठीक है, बाकी इंग्लिश तो बहुत वास्ट है यार, इतना तो सारा होने से रहा। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें सिंपल एक रूल याद रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब बोलने चालने वाला, अगर वो सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बट बच्चे कंफ्यूज पता है कहां पर होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गो है ना और गोज लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों को ये आदत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पेन है ना, तो पेन्स लिखा हो, तो बच्चों को ये आदत होती है, ये सिंगुलर है, जब हम एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये नाउन है भाई, ये कौन है, नाउन। बट ये वर्ब है, वर्ब के केस में उल्टा होता है, अगर आपके साथ एस और ईएस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर वर्ब है, वो कौन सी वर्ब है, सिंगुलर। और अगर नहीं लगा हुआ है तो वो प्लूरल वर्ब है, कौन सी वर्ब है, प्लूरल। मतलब अगर किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दोगे तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। ठीक है, ये चीज में कंफ्यूजन हो जाती है, आप गोज देखते हो आपको लगता है यार ये तो प्लूरल वर्ब है, क्यों, ऐसा नहीं है भाई, वो नाउन के केस में होता है, जब ऐसा और ईएस लगाते हो तो प्लूरल बन जाता है, यहां पर नहीं होता। ये आपने याद रखना। और दूसरा रूल आपने ये याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, तो बाकी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत करोगे, इतना मुझे पता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ही कम्स, ठीक है, आप मुझे बताओ क्या है ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। अगर मैं लिखता दे, तो दे के साथ में कम्स नहीं लिखता, दे के साथ में कम लिखूंगा। ठीक है, क्यों लिखूंगा, क्योंकि दे इज
प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब आपकी क्या होगी, प्लूरल। तो प्लूरल कम प्लूरल वर्ब है, कम सिंगुलर वर्ब है, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल्स ही हैं जो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता देता हूँ, वो थोड़ा देख लो। देखो लेक्चर आज का थोड़ा लेंथी जाएगा तो जाएगा, कोई बात नहीं, मैंने आपको कुछ इडियम फ्रेजेस भी बताने, इंपॉर्टेंट चीजें करके जाएंगे ताकि आप इस क्लास में बैठे हो 1-2 घंटे, तो 1-2 घंटे में कुछ सीख के जाओ एग्जाम ओरिएंटेड, ये ना लगे आपको कि लास्ट दिन मैंने टाइम वेस्ट कर दिया आपका, ठीक है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट आप रूल देखें, कुछ नहीं है, अगर आपके पास दो कोई सब्जेक्ट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम। अभी मेरे पास सेंटेंस बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं, तो मैं बुक जो हो गई दिमाग में उसके सामने उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। जैसे राम श्याम दो हैं, अब अगर मैं बोलता हूं दो, ये दो बंदे हैं ना, अगर आपके सब्जेक्ट दो हैं, क्या है, अगर आपके सब्जेक्ट जो हैं वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड के साथ, तो आप वर्ड प्लूरल लगाओगे। राम एंड श्याम इज कमिंग नहीं आएगा, आर कमिंग आएगा, ठीक है, तो प्लूरल लगाओगे। बट कुछ नहीं है, पहला रूल क्या कहता है, अगर आपके सब्जेक्ट जो है एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। बट मान लेते हैं अगर आपके सब्जेक्ट एंड के साथ ही जुड़े हुए हैं बट उनका मतलब सिंगल है, जैसे स्लो एंड स्टीडी, ठीक है, विन द रेस आएगा या विंस द रेस आएगा, अब लगाओ दिमाग यहां पर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं भाई। ये रूल तो ये कहता है कि अगर आपके दो दो नाउन्स हैं या कुछ भी दो है और वो एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं तो हम प्लूरल यूज करें। तो प्लूरल विन है या विंस है, प्लूरल वर्ब विन है, विन आना चाहिए, बट ये गलत है, क्यों, क्योंकि स्लो एंड स्टीडी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यार। स्लो एंड स्टीडी का मतलब ये एक मतलब मुहावरा है कि अगर स्लो एंड स्टीडी चलोगे तो आप रेस जीत जाओगे, तो ये एक ही कंसेप्ट है। तो जब एक ही कंसेप्ट की बात है, बेशक एंड से जुड़ा हुआ है, उस केस में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट जो आपकी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो विंस द रेस, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये आपने सेंटेंस लाइफ टाइम सुनते ही आए हो, यहीं से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो राम एंड श्याम में आर आया, प्लूरल यूज हुआ, बट यहां पर जो है हमारे पास सिंगुलर यूज हुआ, विन सिंगुलर होता है, क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये एक ही कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब ध्यान से सुनो, अगर आपके कोई सेंटेंस हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं आपको कुछ बोलूंगा वो याद करें, जैसे एज वेल एज है, ठीक है, एज वेल एज है, विद है, ठीक है, टुगेदर विद है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, नो लेस देन है, ठीक है, ऐसी चीजों के साथ अगर आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो हमारे पास वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे मैं यूज करता हूं कृष्णा as well as his teachers dash coming, यहां पे आपको भरना है is और या am, ठीक है, यहां इसमें से एक आएगा। क्या बोल रहा है, कृष्णा एज वेल एज हिज टीचर्स आर कमिंग। मैंने आपको रूल पढ़ाया कि जब भी एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है, उसके बाद नो लेस देन, अनलाइक, नथिंग बट, ये ऐसे सब यूज होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपका जो वर्ब आएगा वो इस सब्जेक्ट, ये होता है सेकंड सब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट है, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कृष्णा है, कृष्णा एक मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कृष्णा के साथ क्या यूज होगा, इज यूज आएगा, तो यहां पर आप इज आएगा। पढ़ने में ऐसे गलत लग रहा होगा, कृष्णा एज वेल एज टीचर्स इज कमिंग, बट ये करेक्ट है। यहाँ पे आप जल्दबाजी में आर लगा दोगे, टीचर्स आर, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीछे देखो एज वेल एज यूज है। अगर एज वेल एज यूज है तो आप सब्जेक्ट के कौन सा सब्जेक्ट कंसीडर करोगे, फर्स्ट सब्जेक्ट, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। इसी का उल्टा क्या है, इसी का उल्टा, अगर सपोज करो आपके दो सेंटेंसेस को आपने किसके साथ जोड़ा हुआ है, कोई नॉर लगा हुआ है, कोई और लगा हुआ है, कोई, ठीक है, कोई ईदर और लगा हुआ है, ठीक है, ईदर और लगा हुआ है, नीदर नॉर लगा हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में हमारा जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, नीदर कृष्णा नॉर बलराम, ठीक है, डैश कमिंग। अब बताओ, इज आएगा, एम आएगा, और आएगा, ठीक है, क्या आएगा, देखो कुछ नहीं है, मैंने आपको बोला नीदर कृष्णा नॉर, नहीं बलराम करूंगा तो वो तो फिर सिंपल हो जाएगा ना, वो तो दोनों सिंगुलर हो गए, तो आपको समझ कैसे आएगा, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। नीदर कृष्णा नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग। देखो अब इज एम आर में क्या आएगा, मैंने आपको बोला जब भी नीदर नॉर लगेगा, ईदर और लगेगा, ये मैं अभी बताया, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगेगा, तब आप जो वर्ब लगाओगे किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के केस में क्या लगेगा, ना इज लगेगा ना एम लगेगा, क्या लगेगा, आर। तो देखो इस केस में आर लग रहा है, सेम चीज ये बोल रहा था, इस केस में क्या लग रहा था, इज लग रहा था, क्यों, क्योंकि इस केस में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, इस केस में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपने ये थोड़ी चीजें याद रखनी, जैसे अगर आपका
विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, ये कहीं पे लिख लो, ठीक है। अनलाइक है, नॉट लेस देन है, इस केस में क्या यूज होता है, हमारा वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। बट अगर हमारा ईदर और, नीदर और, नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो हमारा जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये चीज थोड़ी दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर नीदर ऑफ, ध्यान से याद रखना, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो यूज होते हैं, ठीक है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ। जब भी ऐसा सेंटेंस है, इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल यूज होता है। सब्जेक्ट कौन सा होगा, प्लूरल होगा। और वर्ब जो है हमारी, वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है। अगर आपका नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नॉर ऑफ, ठीक है, ये सारे यूज होते हैं, नन ऑफ, वन ऑफ, इनके साथ हमेशा जो सब्जेक्ट लगता है वो प्लूरल लगता है, और वर्ब जो है हमारी सिंगुलर लगती है, ये आपको याद है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल मैं यूज करता हूं, कोई एक सेंटेंस सोच लो दिमाग में, जो आपने मतलब इसमें इतना ये याद रखना है, पहले तो ये याद रखना है कि नीदर ऑफ और नन ऑफ में क्या फर्क है। यार ये इंपॉर्टेंट है ना, नन ऑफ। देखो जब आप किसी दो में से बात करते हो, नीदर ऑफ मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, तो वहां पर आप नीदर ऑफ यूज करोगे। बट जहां पर दो नहीं, दो से ज्यादा है, ठीक है, यहां पर मतलब गिनती नहीं है, तो वहां पर आप नन ऑफ यूज करोगे। जैसे नीदर ऑफ टू बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। नन ऑफ फाइव बॉयज आएगा, फाइव बॉयज के लिए आप नीदर ऑफ यूज नहीं कर सकते। नन ऑफ द बॉयज आएगा, अब आपको नहीं पता बॉयज कितने, तब भी आप नन ऑफ यूज करोगे। नीदर ऑफ सिर्फ दो के लिए यूज होता है, ईदर ऑफ सिर्फ दो के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर आपको ईदर ऑफ यूज नहीं करना है तो आप और कुछ यूज करोगे, बट आप क्या करोगे, दो से ज्यादा होंगे तो आप क्या यूज करोगे, ईदर ऑफ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर दो होंगे तो आप ईदर ऑफ यूज करोगे, इतना आपको याद रखना, ठीक है। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ दो दो के लिए यूज होता है जब दो में से कुछ लेना हो। तो अगर दो में से ज्यादा है, या पांच है, 10 है, या आपको मेंशन नहीं है कितने हैं, तो आप वहां पर नीदर ऑफ, ईदर ऑफ का यूज नहीं करोगे। ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, तो ये नहीं याद, यहाँ पर याद नहीं रहता है। और दूसरा आपने ये रूल देखना है कि जब भी नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ है, उनके साथ सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल यूज होगा, और वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आएगी, ये आपके याद रखें। जैसे वन ऑफ द फाइव मेंबर्स, मेंबर्स, ठीक है, ये प्लूरल हो गया ना, वन ऑफ के साथ आपने प्लूरल यूज किया, फाइव मेंबर्स, ठीक है। इज आएगा, वन ऑफ द फाइव मेंबर्स इज एट फॉल्ट, ठीक है, ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला जब भी आपका ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ ये यूज होता है, इनके साथ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, फाइव मेंबर्स ये प्लूरल है, और वर्ब जो आपकी सिंगुलर लगी इस, तो ये करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आपने चीजों को याद रखना है। जब भी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ ये सब पढ़ा हुआ है, इनके साथ जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो प्लूरल आएगा, वर्ब जो है सिंगुलर आएगी, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे कुछ हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में ऐसा लगता है प्लूरल है, बट वो होते सिंगुलर हैं। जैसे जैसे एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है दिखने में लग रहा है इसमें एस लगा हो तो हम मान सकते हैं कि प्लूरल है, बट नहीं, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैथमेटिक्स सिंगुलर है, तो मैंने रूल पढ़ाया हुआ है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, तो इसका इज आएगा। दिखने में बेशक एस लगा हो तो आप सोच सकते हो ये प्लूरल, बट प्लूरल नहीं है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह कुछ डिसीजेज होती है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिकेट्स। रिकेट्स एक डिसीज का नाम है, दिखने में तो ये प्लूरल लग रही है, बट ये सिंगुलर है, तो इसके साथ इज आएगा, ठीक है, मतलब समझ गए, इसका वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। तो इसी तरह कुछ ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे सब्जेक्ट्स, मेनली सब्जेक्ट्स के बारे में पूछता है, फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एस लगा हुआ है तो प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी जो है हमारे पास सिंगुलर आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर आएंगे तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, देखो मैं ईच ऑफ की बात नहीं कर रहा, वन ऑफ की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे ईच, ध्यान से सुनना, ईच, एवरी, एवरी बॉडी, सम बॉडी, ठीक है, सम बॉडी, नो बॉडी, ठीक है, नन, वन, ठीक है, मैनिया। ये सारे जो वर्ड है ना, ये सारे वर्ड सिंगुलर हैं, ये सारे वर्ड सिंगुलर, ये जब भी यूज होंगे सिंगुलर वर्ड है, तो इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगी, ठीक है। जैसे ईच बॉय, ठीक है, ईच बॉय हैज कम आएगा, ठीक है, हैव नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ईच यूज है, ईच क्या है, सिंगुलर है, और यहां पर सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर, ईच बॉय हैज कम, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव प्लूरल वर्ब है।
ईच लगा हुआ है, ईच मैंने आपको बोला ईच हो गया, एवरी हो गया, एवरीबॉडी हो गया, सम आ गया, समबॉडी हो गया, नोबॉडी हो गया, नन आ गया, वन आ गया, मैनी ए आ गया, ये सारे क्या है, सिंगुलर हैं और इनके साथ वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो जो है, अनकाउंटेबल नाउन को है जहां जिनको आप नाउन को काउंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड लिखता हूं मैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, तो आप इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हो कितनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, नहीं कर सकते ना। जैसे मैं वर्ड लिखता हूं फर्नीचर, फर्नीचर, तो फर्नीचर का काउंट करने का मतलब इसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन का प्लूरल, इंफॉर्मेशन सुना है कभी? नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं होता है। फर्नीचर सुना है? नहीं, फर्नीचर ही होता है। तो ये होते हैं अनकाउंट, जिनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये रूल रट लेना। जहां भी कभी अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा वहां पर आप हमेशा सिंगुलर वर्ब उनके साथ यूज कर। जैसे म्यूजिक, म्यूजिक इज आएगा, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक एक सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर कंसीडर करेंगे, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। म्यूजिक के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? म्यूजिक एक अनकाउंटेबल, म्यूजिक का प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, म्यूजिकस नहीं होता कुछ, ठीक है, तो म्यूजिक होता है। तो इतना आपको याद रखना, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो देखो एक और याद बता देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन आता है उसके बारे में, तो ये भी रट लो। अगर कहीं पर आ नंबर ऑफ यूज है, कहीं पर द नंबर ऑफ यूज है, ठीक है, आ नंबर ऑफ यूज है, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लेता है और प्लूरल ही वर्ब लेता है, और द नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लेता है बट वर्ब जो है वो सिंगुलर लेता है। वर्ब कौन सी लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज, ये आ गया प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब भी प्लूरल लेगा, वर अब्सेंट मान लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज वर अब्सेंट, कहीं पर बॉयज जो है अब्सेंट है, तो द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इज अब्सेंट आएगा, इज अब्सेंट आएगा, ये करेक्ट है, क्योंकि द यूज हुआ है। द नंबर ऑफ जहां भी आएगा सब्जेक्ट प्लूरल आएगा बट वर्ब सिंगुलर होगी। आ नंबर ऑफ यूज है, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा बट वर्ब आपकी क्या होगी? वर्ब भी प्लूरल होगी। ये चीज भी आप याद कर लेना। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो समझ आ रहा है कुछ? अब मुझे पता नहीं, मैं पढ़ाते तो जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो बट ये है कि अभी तक हमने थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोलता यार ये पूरे टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है ही नहीं है नरेशन जो एक लेक्चर में भी नरेशन कंप्लीट हो, एक लेक्चर में भी टेंस कंप्लीट हो, एक लेक्चर में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो, ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है। बट जो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अभी दिमाग में होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सब कुछ यहाँ पे बताया मैंने टेंसेस का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे एंड पे, बट जितना है अपने एंड पे करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमने 4-5 कंसेप्चुअल चीजें आई थिंक पढ़ ली हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इतना पढ़ने के बाद अगर आपको प्रेपोजिशन में यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, प्रेपोजिशन में यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, प्रेपोजिशन के लिए आप वीडियो देख लेना। मैंने अपनी क्यों नहीं करवा लूं? क्योंकि वो एक बहुत अलग ऑल टुगेदर टॉपिक है, उसमें बहुत चीजें आ जाती हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी आप क्या करोगे, इस वीडियो के बाद बेशक वो 30 मिनट की वीडियो होगी, इंग्लिश जनरल इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में चल जाना, उधर से एक प्रेपोजिशन की वीडियो देख के जाना एग्जाम में, प्लीज प्लीज, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल। वहां से क्वेश्चंस आते हैं प्रेपोजिशन, और वहां पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हो, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। बाकी जो जिनका तो नेक्स्ट संडे में एग्जाम है वो तो कर ही लेंगे, बाकी आप भी कर लेना। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? मोटा मोटा हमने मॉडल्स देख लिए, मोटा मोटा हमने टेंसेस देख लिए, मोटा मोटा हमने नरेशन देख ली, मोटा मोटा हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया कुछ कंसेप्चुअल चीजें। आप कुछ रटने वाली चीजें देख लेते हैं, कुछ इडियम फ्रेजेस, तो आपका दिमाग थोड़ा शफल हो जाएगा। उसके बाद वापस कंसेप्चुअल चीजें जो टॉपिक बच गए, जैसे नाउन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्टिकल से हमारे, तो जो भी बचता है वो भी हम साथ साथ देखने की कोशिश कवर करें। अब जिनका तो कल एग्जाम है उनको तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जिनका नेक्स्ट संडे को एग्जाम है, देखो जिनका नेक्स्ट संडे को एग्जाम है, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल, आप गूगल में जाओ और लिखो अवेकनिंग क्लासेस डॉट, देखो मैं रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ है ऐसा कि जो आपको हेल्प करेगा। अवेकनिंग क्लासेस .in में जाना, वहां पर आपको सेक्शनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट 14 वहां पे अवेलेबल है। चार्जेस आर जस्ट 79 रुपीज, उसमें 14 के 14 टेस्ट आपको मिलेंगे, सेक्शनल भी है फुल लेंथ भी है, तो चार्जेस की बात नहीं है। उन टेस्ट को जाके जरूर देना, क्योंकि उन टेस्ट में क्वेश्चन फ्रेमिंग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड दी हुई है। अगर आप प्रैक्टिस, मैं तो कहता हूं आप क्या करो, कैसे प्रैक्टिस करो, आप
जिनका नेक्स्ट संडे का एग्जाम है, आप ऐसा कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने एक दिन कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे एक दिन आपने कंप्यूटर पढ़ा, तो जो उसमें कंप्यूटर के 3 सेक्शनल टेस्ट पढ़े हुए वो लगा लो एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। जैसे भी नेक्स्ट डे आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ी इंग्लिश, तो वो लगा दो, ठीक है। लास्ट के जैसे इसी तरह चारों दिन वो लगा दो, उसके बाद लास्ट 2 दिन आप क्या करो, रिवाइज करो सारा, और रिवाइज करने के बाद दोनों फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो वहां पे पढ़े वो लगा लो, आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। तो आप अभी उसमें एनरोल कर सकते हो टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि वहां पे सीट्स लिमिटेड है। पीछे भी बंद हो गया था, मैंने अपने टीममेट को बोल के खुलवाया, क्योंकि अभी मेरा नया नया इनिशिएटिव है तो सर्वर इतना होल्ड नहीं कर पाता, तो जितना कर पाता है तो आपको मैं इसलिए बता देता हूँ कि आप वहां पे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं ईडीएम फ्रेजेस बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। ए टू जेड ईडीएम फ्रेजेस की मैंने क्लास लानी थी, मैं नहीं ला पाया, बट अब कुछ ए टू जेड इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट है, अब ब्लेसिंग इन डिस्कस, ये कितनी बार पढ़ाया हुआ मैंने, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ब्लेसिंग इन डिस्कस होता है मतलब कोई चीज आपको देखने में पहले स्टार्टिंग में बुरी लग रही होगी, बट बाद में आपके लिए ब्लेसिंग बन जाए। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा मैंने क्या सिर खपाई ले ली, मतलब हो ही नहीं रहा था, ये क्लासेस मेंटेन नहीं हो रही थी, मेरा टाइम शेड्यूल मैच नहीं होता। आप देखो मेरे लिए ब्लेसिंग है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है आपको पढ़ाने के बाद, बाकी चीजों तो साइड रखो, बहुत अच्छा फील होता है, तो मतलब मेरे लिए अच्छा रहा, तो मेरा माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है। अब ब्लेसिंग इन डिस्कस वो हो गया, मतलब देखने में पहले वो बुरी लग रही थी, बट बाद में अच्छी निकल गई आपके लिए, ठीक है। पीस ऑफ केक, आ पीस ऑफ केक, ऐसा है आ पीस ऑफ केक मतलब होता है कोई चीज बहुत इजी है आपके लिए, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कल का पेपर क्वालिफाई करना पीस ऑफ केक है फॉर यू ऑल, से बोल सकता हूं मैं, ठीक है। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब होता है किसी चीज को आप ऑल ईयर्स दे रहे हो, मतलब किसी चीज को बिल्कुल ध्यान, जैसे अभी का लेक्चर आप ऑल ईयर्स देके सुन रहे हो, मतलब फुल्ली लिसनिंग टू समवन या टू सम लेक्चर काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एन आर्म एंड अ लेग, ये बड़ा पूछ रहा है आजकल, एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज को पाने के लिए अपनी बाजू भी लगा दी, लेग भी लगा दी, मतलब वो चीज आपको बहुत महंगी पड़ी, बहुत महंगी पड़ी, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना, ये सबसे अच्छा वर्ड ये किसके लिए यूज होता है, किसी ने किसी से प्यार किया और लास्ट में अनसक्सेसफुल हो गया, तो मतलब उसने अपनी जिंदगी, वो बड़ा महंगा पड़ा उसको, वेरी एक्सपेंसिव, तो उसके लिए आप एन आर्म एंड अ लेग यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे आप यूज करते हो आंखों का तारा, एप्पल्स ऑफ एन आई, ठीक है। एप्पल्स ऑफ एन आई मतलब जो आपको बहुत पसंद हो, समवन चेरिश्ड, ठीक है, तो उसके लिए आप एप्पल्स ऑफ एन आई मतलब आंखों का तारा काइंड ऑफ यूज कर सकते हो, ये भी पूछता है। फिर बी से देख लो, जैसे बॉल्स, ये मैंने आपको बताया था, बॉल्स इन योर कोर्ट, ठीक है। बॉल्स इन योर कोर्ट मतलब मैंने कर दिया, मैंने पढ़ा दिया, बाकी डिसीजन आपका, ठीक है, आपने क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, प्रपोजिशन के लेक्चर देख लेना, रेस्ट बॉल्स इज इन योर कोर्ट, आपका डिसीजन, आपको जो करना है आप कर सकते हो, वो आपको मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज ये पूछता है बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश मतलब बात को घुमाना है यार, बीटिंग अराउंड द बुश होता है मतलब मेन टॉपिक को अवॉइड करना, ऐसे इधर उधर की मारना, ठीक है। एक तो लिखा होता है ना बेटर लेट देन नेवर, ये तो आप सबको पता है, बेटर लेट देन नेवर, ना कभी से लेट पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आपको पता है, इसमें मैं इतना बताऊंगा नहीं। फिर ये भी बताया हुआ बर्न द मिड नाइट ऑयल, बर्न द मिड नाइट ऑयल मतलब रात रात को जाके पढ़ना, ठीक है, मतलब वर्क लेट नाइट वर्क करना, पढ़ना नहीं सिर्फ वर्क करना लेट नाइट, आपके लिए स्टडी है तो इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। एक होता है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब है स्टार्ट करना कन्वर्सेशन, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मेरा झगड़ा हुआ था, तो अब मैं और तुम बैठे हैं सामने आमने सामने, तो हम दोनों में से एक ने आइस को ब्रेक किया, मतलब कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दी, ठीक है। सी से कॉल इट अ डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉल इट अ डे, ये कंफ्यूजन करता है। कॉल इट अ डे का मतलब होता है आज के लिए बहुत हो गया काम, अब छुट्टी, ठीक है। मतलब कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि आज के लिए बहुत काम कर लिया, अब इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। मतलब स्टॉप वर्किंग के लिए यूज होता है, स्टॉप वर्किंग के लिए यूज होता है कॉल इट अ डे, तो ये भी पूछ लेता है कई बार, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट, क्राई अवर स्प्लिट मिल्क, ये कईयों को आदत होती है, ठीक है। क्राई अवर स्प्लिट मिल्क, ये कईयों को आदत होती है, मतलब पुराने किसी विवाद को बार बार उसके लिए कंप्लेन करना, काश मैंने वो कर दिया होता, काश मैंने पढ़ लिया होता, तो क्राई अवर स्प्लिट मिल्क वाली वो वाली सिचुएशन होती है, तो ये तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक होता है डाउन टू द वायर, डाउन टू द वायर, ये भी पूछता है। डाउन टू द वायर का मतलब होता है मतलब लास्ट पॉसिबल मोमेंट में किसी चीज का होना, उसके लिए यूज करते हैं डाउन टू द वायर, मतलब लास्ट पॉसिबल मोमेंट में कुछ होना, उसको बोलते हैं डाउन द वायर, ठीक है। इसी तरह ड्रॉ द लाइन, ये तो बहुत सिंपल है, ये आप सबको पता है, ड्रॉ द लाइन। देखो मैं सिंपल सिंपल भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी भी मैंने आपको इडियम फ्रेज के 2-3 लेक्चर लगाए हुए, जिनका तो नेक्स्ट संडे में एग्जाम है वो देख सकते हो, जिनका कल है वो टेंशन मत लो, आपको बहुत तैयारी है, इसमें घबराना नहीं कि मैंने ये नहीं पढ़ा जो मैं आज बोल रहा हूँ, आपकी बहुत नॉलेज है, लगता है एंड एट द एंड ऑफ द डे सबको यही लगता है मुझे कल कुछ नहीं आता है, बट आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा इसके बाद में एक छोटी सी वीडियो आपको कल कैसे पेपर में डील करना वो बता दूंगा। ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है एक लिमिट सेट करना, जैसे हम किसी डिफरेंट चीजों में अपनी रिश्तों में लिमिट सेट करते हैं, कुछ वो हो गया ड्रॉ द लाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है
इंपॉर्टेंट है एल्बो ग्रीस, ठीक है, एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस कहां पर यूज होता है, मतलब हार्ड फिजिकल वर्क के लिए, हार्ड फिजिकल वर्क मतलब कोई मुश्किल काम फिजिकल वाला, उसके लिए यूज किया जाता है एल्बो ग्रीस। दिस इज इंपॉर्टेंट, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका क्या मतलब होता है, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि मतलब हर एक बुरी सिचुएशन में कुछ अच्छा होता है, ठीक है, देयर इज अ गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, मतलब क्लाउड में भी एक सिल्वर लाइनिंग होती है, तो मतलब हर एक बुरी सिचुएशन में भी कुछ अच्छा होता है, ये चीज याद कर लेना, ठीक है। फेस द म्यूजिक, यार ये तो मुझे पता है कि कभी कभी हमारा हेड भी हो ना, हमारे ग्रुप में मैसेज डाल देता है सबॉर्डिनेट में, अगर तुमने ये काम नहीं किया देन यू विल फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज को एक्सेप्ट करना, मतलब अब फिर डांट पड़ेगी तो खा लेना, फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है। फिर फीलिंग अंडर द वेदर, फीलिंग अंडर द वेदर, फीलिंग अंडर द वेदर यूज होता है जब आप बीमार फील करते हो, व्हेन यू आर इल, ठीक है, तो फीलिंग इल के लिए यूज होता है फीलिंग अंडर द वेदर, ठीक है। एक फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत कम पूछता है, फिश आउट ऑफ वाटर, बहुत सिंपल पेपर है तो पूछ सकता है, फिश आउट ऑफ वाटर, फिश पानी के बाहर रह के क्या होगी, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब अनकंफर्टेबल, आप याद करोगे, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो सिंपल एग्जाम्स होते हैं उनमें आ भी जाता है, तो हम इसको छोड़ नहीं कर सकते, ठीक है। और कौन सा जो इंपॉर्टेंट है, एक है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, मतलब जैसे लगा दो कील को दीवार में लगाना, तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब राइट एग्जैक्टली वही जो है वो बात बोलना, ठीक है, मतलब हेड में मारना, समझ लो, ठीक है, मुंह पे, मतलब जो एग्जैक्टली बात है वही करना, या एग्जैक्टली कुछ है वही करना, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक है हेस्ट मेड वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है, मतलब जल्दबाजी में काम खराब होता है, ये तो पता है ना, जल्दबाजी में काम खराब होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट और क्या है जो इंपॉर्टेंट है, हम देख सकते हैं इन द सेम बोट, हम दोनों सेम बोट में, मतलब सेम सिचुएशन में, इन द सेम बोट का मतलब होता है इन द सेम सिचुएशन। इन हॉट वाटर, हाँ, इन हॉट वाटर भी पूछ लेते हैं, इन हॉट वाटर का मतलब होता है जब आप ट्रबल वाली सिचुएशन में होते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो, उसके लिए आप इन हॉट वाटर यूज करते हो। एक यूज करते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वो बंदा होता है जिसको हर एक चीज की नॉलेज होती है, बट परफेक्ट किसी में भी नहीं होता है, एक्सपर्ट किसी में भी नहीं होता, बट थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर एक चीज की होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। बाकी कुछ सिंपल है, जैसे कीप एन आई ऑन, ये क्या बताना है, आप किसी को ध्यान से देख रहे हो, ठीक है, मतलब केयरफुली किसी चीज को वॉच करो, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। किक द बकेट, ये पूछ सकते हैं, किक द बकेट, इसका मतलब होता है मर जाना, ठीक है, टू डाई, किक द बकेट मतलब टू डाई, तो ये पूछ सकता है। अब ये भी हम बड़ा यूज करते हैं, कीप योर चिन अप, वह हम बोलते हैं ना पर्सनैलिटी में चिन अपनी ऊपर रखनी चाहिए, क्यों, इससे क्या होता है, बंदे की ऑप्टिमिस्टिक सोच दिखती है, ऑप्टिमिस्टिक दिखता है, ठीक है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहना, कीप द अप चिन अप, अपनी चिन को अप रखना, इसका मतलब होता है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो और क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, हाँ, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब पहाड़ी का पहाड़ बना देना, मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी विवाद की, उसमें बड़ा ओवर रिएक्ट कर देना, ऐसा कुछ, मतलब छोटी सी बात का बड़ा इशू बना देना, उसके लिए यूज करते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। एक है नो स्टोन अनटर्न, ये तो सबको पता है, नो स्टोन अनटर्न मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना, मतलब पूरी कोशिश कर देना। वंस इन अ ब्लू मून, ये आपने कितनी बार सुना हुआ है, मतलब किसी चीज का रेयरली होना, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हाँ, पुट समवन लेग, ये भी आपको पता है, पुट समवन लेग मतलब किसी की टांग खींचना, समवन लेग, तो टीजिंग करना, किसी को तंग करना, किसी को जोक करना, इसके लिए यूज होता है पुट समवन, पुलिंग समवन लेग्स, ठीक है, पुलिंग समवन लेग, किसी की टांग खींचना, ये आपको पता है। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम से पूछा गया है, इसलिए बार बार बता देता हूँ, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब अपने सीक्रेट को बता देना, रिवील द सीक्रेट, इसके लिए यूज होता है, ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। और कोई इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है जो इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछेगा, बट इतना आपको याद, हाँ, एक है वाइल्ड गूस चेस, ये भी पूछ लेते हैं ना कई बार, वाइल्ड गूस चेस, वाइल्ड गूस चेस पूछ लेते हैं, वाइल्ड गूस चेस मतलब होता है, मतलब फ्यूटाइल सर्च करना, फ्यूटाइल सर्च वर्ड देख लो, फ्यूटाइल सर्च मतलब ऐसे अननेसेसरी सर्च करना, बट वो मिलने वाली चीज नहीं है, ठीक है, मतलब मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, बट आप फिर भी सर्च कर रहे हो, उसके लिए यूज कर वर्ड फर्टाइल सर्च यूज करते हैं, तो वाइल्ड गूस चेस का मतलब है फर्टाइल तरह की सर्च करना, मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जीरो इन वन भी पूछते हैं, जीरो इज ऑन,
जीरो इन ऑन, ठीक है, ये पूछता है किसी चीज पे फोकस करना, फोकस ऑन समथिंग, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगा मे बी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मैंने ये आपको बता दिया, बाकी इतना नहीं है। आपको ईडीएम फ्रेजेस, देखो ईडीएम फ्रेजेस एक ऐसी चीज है ना यार, मतलब अगर तो बहुत सिंपल आ जाएगा तो कोई भी कर लेगा, और अगर आया ना घुमाने वाला तो तुमने कभी भी वो पढ़ा नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखना। इंग्लिश में साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस, भाई इनसे मैं खुद तंग रहता था पेपरों में। ये कई बार तो ऐसे सिंपल पूछ लेते हैं कि भाई जिसने उस पेपर के लिए पी भी नहीं ना पढ़ा उस पेपर का वो भी कर लेगा। और भाई कई बार ऐसा घुमा के पूछते हैं ना, मतलब फिर भगवान ही बचाए वो क्वेश्चन नहीं होता फिर यार पेपर में। तो मैं ना इन चीजों में हमेशा कभी भी मैं सीरियस लेके गया नहीं पेपर में, ठीक है, क्योंकि एसएससी वगैरह का तो मैं देता ही काम था पेपर, तो उसमें तो क्योंकि उसमें ज्यादा इंग्लिश में ये चीजें आती हैं, ठीक है। ईडीएम फ्रेज इंपॉर्टेंट देख ले। बाकी जिनका नेक्स्ट संडे को एग्जाम है आपके लिए जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, उधर जाके देख सकते हो। बाकी थोड़े जो जिनका कल एग्जाम है उनको एक ब्रश अप हो रही है चीजें। नेक्स्ट आर्टिकल्स। सर ये बच्चों का खेल है भाई, आर्टिकल्स देखने में बच्चे लगते हैं और ये बच्चे हैं नहीं, ये रुला देते हैं पेपर में, ठीक है, और गलती करवा देते हैं। देखो जब भी आपको पता है ए एन, ठीक है, दा कहां पर यूज होना है ये आपको पढ़ना। आपने सुना हुआ है कि जहां पर भी सर वॉवल्स आएंगे, सर वॉवल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। जहां पर वॉवल की साउंड आएगी आ ई ओ ए, बस इतना, तो वहां पर एन यूज करोगे। जहां पर या की आवाज आ गई ना, या आ गया ना जहां पे, या यारी यार, ये बस गलत कर देता है। तो यहां पर एन नहीं लगाओगे, यहाँ पर ए या दा में से कुछ आएगा, वो अलग केस आ जाता है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। मतलब वॉवल्स हो जो ही नहीं है, वॉवल की साउंड होना जरूरी है। इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एम पी, ये एम है सर, ये तो कॉन्सोनेंट है, ए लगाएंगे, भाई गलत। एमपी, एमपी पहले क्या आया, एम आ आया ना थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे एन आएगा, एन एमपी इज द करेक्ट। तो ये थोड़ी बहुत ही चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, इतना तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं बोलूं एक्स रे मशीन, एक्स रे मशीन, तो बताओ क्या आएगा, एक्स रे मशीन, एक्स आ पहले है, एन एक्स रे मशीन, ठीक है। इतना बस ये कंफ्यूज करता है ए एन में, इतना आप कर लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हमने अनकाउंटेबल नाउन पढ़े थे ना सर, आपने अनकाउंटेबल नाउन बताया था सर, जो इंफॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, आपने थोड़ा बहुत इस बारे में बताया था। हाँ बिल्कुल, जो भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पीछे आप ए एन कभी यूज नहीं कर सकते, ए एन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एन इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, एन इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है, ये याद कर लेना, एन इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता। आ फर्नीचर नहीं हो सकता, फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन, उसके पीछे आप ए एन यूज नहीं कर सकते, ये रट लेना, ठीक है। बट ऐसे बोल सकते हो आप, आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप देखो इसमें क्या हुआ, आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में आप ए लगा सकते, क्यों, इसमें ऐसा हुआ कि आपने अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना दिया। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, उसका कोई प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, बट आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन का पीस है भाई, अब वो मतलब काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो, ये पीस है इंफॉर्मेशन, ये दूसरा पीस है इंफॉर्मेशन का, आप काउंट कर सकते हो। बट ऐसे इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल था, ठीक है। तो अनकाउंटेबल के पीछे ए एन यूज नहीं होता है, ये चीज हम, जैसे वाटर, वाटर क्या अनकाउंटेबल, उसके पीछे ए एन कभी नहीं दिखेगा आपको। बट आ ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है, क्योंकि क्योंकि पानी का ग्लास हो गया, तो अब ये काउंटेबल। बट एग्जाम में कोई कंफ्यूजन पता है कहां पर करेगा, वाटर पड़ा होगा कहीं पे, वाटर के पीछे ए या एन लगाया होगा, बोलेगा एरर फाइंड करो, तो वही एरर है भाई, अनकाउंटेबल नाउन के पीछे ए एन यूज नहीं होगा। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ये सिंपल है, इतना आप कर लोगे, मुझे आप पे बिल्कुल बिलीव है, ठीक है। आप कुछ होती है फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है, वो प्रेपोजिशन वाले लेक्चर में फिक्स प्रेपोजिशन पता चलेंगे आपको। फिक्स प्रेपोजिशन में वो वैसे ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अ हरी, ठीक है, इन अ हरी, तो ये करेक्ट है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेक नॉइस नहीं हो सकता कभी, ठीक है, क्योंकि आपकी एक फिक्स प्रपोजिशन है मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस, तो मेक अ नॉइस, यहां पर नहीं आप सोचोगे भाई ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ एक ऐसे लगा दी, ऐसा सोच मत करना। ये कुछ फिक्स प्रपोजिशन जो आपको याद है, जैसे इन अ फिक्स, कौन से लिख लेता हूं, इन अ फिक्स, इन अ हरी हो गया, मेक अ नाइस हो गया। जैसे आप बोलते हैं इन अ नटशेल, इन नटशेल नहीं बोलते, इन अ नटशेल, तो ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना कुछ थोड़ा बहुत याद कर लेना यार, ये एग्जाम में आ गया। टेल अ लाई, टेल अ लाई, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, तो टेल अ लाई ही आएगा, ठीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो आता है, एट अ स्टोन्स
स्टोन्स थ्रो, ये भी याद कर लेना, ये भी एग्जाम में पूछा। तो मतलब फिक्स प्रपोजिशन वाले में अगर ए लगा हुआ है तो वो ए चल जाएगा, उस ए में कोई गड़बड़ नहीं है। बाकी हमने अनकाउंटेबल नाउन वाला भी केस समझ आ गया। बाकी जो दा है, दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। जब भी कोई चीज डेफिनेट होगी है उसके लिए आप दा यूज करोगे, ठीक है। जैसे ही इज डैश शेक्सपियर, ये बड़ा यूज करते हैं, शेक्सपियर ऑफ और क्लास, हमारी क्लास का ये जो एक लड़का है वो शेक्सपियर है, इज द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास, ठीक है। अब हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया बंदे को। जब भी हम किसी चीज को स्पेसिफिक कर देते हैं जो डेफिनेट हो जाती है उसके लिए हम द यूज करते हैं। जैसे हम अगर मैं कोई स्टोरी लिखूं, जैसे यहाँ पे स्टोरी लिखे वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड, ध्यान से देखना, डैश किंग, देयर लिव डैश किंग वॉज वेरी काइंड, ठीक है। ये लिखी हुई है एक सेंटेंस। अब देखो यहां पर भी किंग के पीछे भरना है आर्टिकल, यहां पर भी किंग के पीछे। अब बताओ क्या आएगा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, दे लिव्ड अ किंग, क्यों आया यहाँ पे देयर लिव्ड अ किंग, मतलब वहां पर एक किंग रहता है, देयर लिव्ड अ किंग। अभी हमें थोड़ी पता कौन सा किंग है भाई, ये कोई स्पेसिफिक थोड़ी है। द स्पेसिफिक डेफिनेट चीजों के लिए यूज होता है। अभी तक इस लाइन के मुताबिक वो स्पेसिफिक किंग नहीं है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, वहां पर एक किंग रहता था, किंग रहता, कोई पता नहीं भाई, कोई स्पेसिफिक किंग नहीं है। अब हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया, अब हमें पता चल गया ये कौन सा किंग है, वही किंग जो वहां पे रहता था। अब ये स्पेसिफिक हुआ, अब उसके साथ द आएगा, इसके बाद हमेशा इसके साथ द आएगा, द किंग वॉज वेरी काइंड। यहां पर द इसलिए आया क्योंकि अब ये किंग स्पेसिफिक हो गया, पहली लाइन में किंग स्पेसिफिक नहीं था। मैंने बोला एक समय की बात है, वहां पर किंग रहता था, भाई कोई भी हो सकता है किंग, ठीक है। तो देयर लिव्ड अ किंग, बट अब बोल रहे हैं कि किंग काइंड है, मतलब अब उसी किंग की बात हो रही है, अब वो स्पेसिफिक किंग हो चुका है, तो उसी किंग की बात हो रही है, तो द किंग वाज काइंड। तो मतलब जब भी कहां पर द का मेन यूज ही वही है, जहां भी कोई चीज डेफिनेट हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी, तो वहां पर आपने याद रखना है, वहां पर आप द यूज करोगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार इसमें एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब और दा के कहां कहां पर यूज होते हैं, दा के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई माउंटेन रेंज है उसके लिए यूज होगा, जैसे द हिमालयाज आएगा, क्या आएगा, द हिमालयस। बट द माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा, उसके साथ दा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला माउंटेन रेंज के साथ आपने दा लगाना है, बट माउंटेन के साथ दा नहीं लगाना है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, माउंटेन रेंज के साथ दा आएगा, बट माउंटेन के साथ दा नहीं है। माउंट एवरेस्ट लिखा है, माउंट अबू लिखा है, ठीक है, उनके साथ दा नहीं है, बट हिमालयस लिखा है वो एक माउंटेन रेंज है, दा आएगा। अरावलीज लिखा है वो एक माउंटेन रेंज है, दा आएगा। तो इतना याद आपने रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। आपने इतना याद रखना है कि जो भी अगर हमारे पास कोई माउंटेन रेंज है उसके साथ दा आएगा, अगर कोई खाली माउंटेन है उसके साथ दा नहीं आएगा। और क्या हमने याद रखना है, और फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट का या किसी कंट्री का नाम किसी यूनियन से बना हो, फॉर एग्जांपल पंजाब, पंजाब में के पीछे दा आएगा। क्यों, ऐसी नहीं है कि पंजाब बहुत बड़ा है इसलिए दा आता है, या पंजाब में बड़ी खासियत, नहीं, खासियत की बात नहीं होती है। जैसे यूएसए के पीछे भी दा आता है, क्यों आता है, क्योंकि ये यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की 50 स्टेट्स ने यूनाइट होकर यूएसए को बनाया। पंजाब क्या है, 5 रिवर से बना हो, 5 रिवर की यूनिफिकेशन से बना हो, इसलिए पंजाब वर्ड है, इसलिए इसके पीछे दा है। तो जब भी यूनिफिकेशन से, यूनियन से चीजें बनी होती हैं उनके पीछे हम दा यूज करते हैं, ये रीजन है, इसलिए कुछ कंट्रीज के पीछे द यूज होता है। इतना आपको याद रखना है, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर सपोज करो कहीं कोई नेशनैलिटी की बात है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द इंडियंस स्पीक्स हिंदी, ठीक है। द इंडियंस, इंडियंस मतलब नेशनैलिटी की बात है तो उसके पीछे द आएगा। लैंग्वेज के पीछे द यूज नहीं होता, ये याद करना है, लैंग्वेज के पीछे द यूज नहीं होता, बट हमारी नेशनैलिटी जो है उसके लिए द यूज होता है। बाकी रिवर्स के लिए द यूज होता है, ये तो आपको पता है। सीज के लिए द यूज होता है, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सन, स्टार्स, इनके लिए द यूज होता है। ओशंस के लिए यूज होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए यूज होता है, जैसे द लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आपको पता है। डेजर्ट्स के लिए द यूज होता है, न्यूज पेपर्स के नाम के लिए द यूज होता है। उसके बाद अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके द, रिलीजन के नाम द हिंदुइज्म, ठीक है, द इस्लाम, ठीक है, द मुस्लिम्स, इनके लिए द यूज होता है। डेट के लिए द यूज होता है, द 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है, ये भी याद रखना। आर्मी के लिए द आर्मी, द पुलिस, यहां पर भी यूज होता है। प्लैनेट्स के नाम जितने भी सेलेस्टियल है उन सबके लिए द यूज होता है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कहां पर ए एंड द लगता है, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि कहां पर किसका यूज होता है। दिस इज क्लियर।
एक आधा टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कौन सा टॉपिक पढ़ोगे अब? हाँ, एक थोड़ा बहुत देखो, नाउन में अभी बता देता हूँ, आप दो चीजें देख लेना। प्रोनाउन जो, तो जिनका नेक्स्ट संडे को एग्जाम है उनको तो मैं प्रोनाउन और एडवर्ब अलग से पढ़ा दूंगा। प्रोनाउन एडवर्ब तीन चीजें, प्रपोजिशन आपने वहां से करनी है, प्रोनाउन एडवर्ब जो है आपने देखना है। जिनका कल एग्जाम है वो एक काम करना, प्रोनाउन थोड़ा देख लेना अभी जाने के बाद, ठीक है। जैसे नाउन देखो, नाउन की टाइप्स क्या है, टाइप्स में बहुत कम चांस है क्वेश्चन पूछेगा। एक होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, एक होता है कॉमन नाउन, ठीक है, एक हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे एक दो चीजें मुझे आपको बतानी है, बस उसके लिए मैं नाउन बता रहा हूँ। एक होता है मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये नाउन की टाइप्स हैं। प्रॉपर नाउन मतलब किसी प्रॉपर पर्सन का नेम हो गया, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं ना, जो भी है, इस संज्ञा को पता नहीं कौन सी संज्ञा बोलते हैं, मुझे भूल ही गया, तो प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं। कॉमन नाउन होता है मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बॉय, बॉय आप पूरे लड़कों की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे डॉग, डॉग जो है वो पूरे डॉग्स की ब्रीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होता है कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन मतलब जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे किसी चीज की, उसके लिए हम कॉमन नाउन वर्ड यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को यूज करता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल टीम, ठीक है, इंडियन टीम, टीम मतलब इंडियंस के सारे हो गए उसमें, ठीक है। उसके बाद आर्मी हो गई, ये एक टीम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टीम को क्या बोलते थे, समूहवाचक संज्ञा, जब हम याद करते थे तब बोलते थे, तो टीम वो आ गया। मटेरियल नाउन उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कोई चीज बनी होगी, मतलब ऐसी भी, ऐसा कोई भी नाउन, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब नाउन है। आप कोई भी ऐसी चीज मान लो जिससे और चीजें बन जाती हैं आगे, ठीक है, वो सारे किस में आ जाते हैं, मटेरियल नाउन में, ठीक है। कोई भी ऐसा जिससे आगे कुछ बन जाए वो मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बहादुरी, ये किसी की क्वालिटी है, तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करेंगे। तो ये नाउन की टाइप से ये आपको पता है। अब मुझे मेन नाउन्स में आपको बताना क्या था, जिसके लिए मैं क्लास ले रहा हूं बेसिकली। नाउन्स में मुझे आपको एक चीज समझानी थी बेसिकली। होता क्या कि अब कुछ नाउन जो है ना, वो ऐसे दिखने में प्लूरल है, देखने में प्लूरल है, बट होते वो सिंगुलर है। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर भी बता चुका हूं, मम्स, ये कोई डिजीज है, देखने में प्लूरल लग रहा है बट ये सिंगुलर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट बताया था मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ये दिखने में प्लूरल है बट है सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है। जैसे फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, रिकेट्स बताया था, एथलेटिक्स बताया, एथलेटिक्स भी, एथलेटिक्स देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है, एथलेटिक्स देखने में लग रहा है कि ये हमारे पास एस लगा है तो प्लूरल है, बट एथलेटिक्स इज सिंगुलर। तो कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते सिंगुलर हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बट कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट है प्लूरल हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, चिल्ड्रन नहीं लिखते, चिल्ड्रंस लिख देते हैं, ये गलत है। चिल्ड्रन खुद में ही प्लूरल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कंफ्यूज करता है, ये कहां पर कंफ्यूज करेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको कंफ्यूज करेगा, ये आपको पता। अब कुछ हमारे पास ऐसे नाउन हैं जो दिखने में लगते हैं, हमारे पास दिखने में हमें लगेंगे सिंगुलर बट वो होते हैं प्लूरल, ये आपको पता हो। जैसे मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, रट के जाना, जैसे कैटल, पशु, ये प्लूरल है भाई, तो दिखने में सिंगुलर लग रहा है बट ये प्लूरल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये प्लूरल हैं सारे, ये नाउन सारे प्लूरल हैं। जैसे कैटल हो गया, कैवेलरी घुड़सवार वाला आ गया जो, ये भी हमारे पास। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, ये भी दिखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर बट है ये प्लूरल है। देन पोल्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट पुलिस, देन वी हैव पीपल, पुलिस तो पूछता है यार, और चिल्ड्रन, ये तो इंपॉर्टेंट है। मतलब इन तीनों में कंफ्यूजन होती है, पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन। पीपल जो है दिखने में सिंगुलर बट है प्लूरल, अब पीपल्स नहीं कर देना, पीपल ही होता है। पुलिस दिखने में सिंगुलर बट प्लूरल, पुलिस वर्ड प्लूरल के। चिल्ड्रन दिखने में सिंगुलर बट होता प्लूरल है, तो इतना याद कर लेना, क्योंकि इसमें कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं। आप देखो ना, अगर सपोज करो लिखा हुआ है, ठीक है, और चिल्ड्रन डैश कमिंग, और चिल्ड्रन इज कमिंग या आर कमिंग, और चिल्ड्रन आर कमिंग, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है तो आर लगेगा, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। अगर पुलिस यूज है तो वहां पर आप पुलिस के साथ प्लूरल यूज करोगे, ठीक है। द पुलिस डैश अराइव्ड, हैज अराइव्ड या हैव अराइव्ड, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। द पुलिस, अभी बताया आर्मी पुलिस के साथ द लगता है, डैश अराइव्ड, बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए अभी, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो कुछ हमारे नाउन्स हैं जो दिखने में हमें लगते हैं कि वो सिंगुलर हैं बट होते वो
प्लूरल हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं बट होते वो सिंगुलर है, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर एग्जाम में आए तो आप इसको इजीली से कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन है ना जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको पढ़ाया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाव, किसी का भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते थे, किसी का गुण बताता है, क्वालिटी बताता है किसी की। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में पिछली बार भी पूछ लिया था कि पता नहीं इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब आपको कुछ पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ऑनेस्टी। देखो कंफ्यूजन पता है कहां पर होती है, कंफ्यूजन होती है कि कोई वर्ड है वो एडजेक्टिव है ना, विशेषता बताता है जो, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। बट कुछ होते हैं नाउन भी तो क्वालिटी बताता है। देखो जो बेसिकली नाउन की क्वालिटी बताने वाले ही एडजेक्टिव होते हैं, बट कुछ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं ना, वो भी तो एक तरह का उसका गुण ही बता रहे हैं। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपको याद रखना है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेव जो है ना, ब्रेव जो है उसका एडजेक्टिव है, बट ब्रेवरी जो है ना वो एक तरह की आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेवरी एडजेक्टिव नहीं है, ये याद कर लें, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये भी कंफ्यूज करता है कई बार। हेट क्या होता है, नफरत करना किसी को, ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, बट हेट्रेड जो है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, हेट्रेड भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉफ्टर भी क्या है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी पूछता है। पॉवर्टी भी क्या है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। यूथ भी क्या है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ कलेक्टिव भी यूज हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट भी यूज हो सकता है, ठीक है। यूथ अगर एक एज अ स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, यूथ तो मतलब यूथ स्टेट मतलब एज, यंग एज, ओल्ड एज, यूथ वाली स्टेज जो है एज अ स्टेट रिप्रेजेंट करेगा कि किस स्टेज पे हो आप, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। बट अगर मैं बोलूं यूथ ऑफ इंडिया तो वो एक तरह का कलेक्टिव नाउन आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन होती है, बट आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑनेस्टी वर्ड है ज्यादा कंफ्यूज इसी में करता है यार, ऑनेस्टी में, ब्रेवरी में, हेटर्ड में। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं लव, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये नाउन है या एडजेक्टिव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउन है या एडजेक्टिव है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कंफ्यूजन रहती है इन वर्ड्स में, तो ये याद कर लेना, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी वर्ड हो गया, ब्रेवरी हो गया, हेटर्ड हो गया, लॉफ्टर हो गया, ठीक है, लॉफ्टर हो गया, उसके बाद पॉवर्टी हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। तो कहीं भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको इस तरह से कर लोगे, ठीक है। देखो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में मैं इतना जस्टिस नहीं कर पाया आपके साथ, बट इंग्लिश है ही ऐसी है, इसमें जस्टिस इतने जल्दी इतने टाइम पे नहीं हो सकती है। तो मेरे को ये था कि क्योंकि मैंने काफी टाइम से बोला हुआ था मैं लाऊंगा सेशन, अगर मैं नहीं लाता तो मेरे अंदर रह जाता कि जिनका कल एग्जाम है मैं उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, तो मैंने ये लेक्चर बना दिया। अदरवाइज अगर मैं कल परसों लाता तो मैं कुछ और एडिशन कर लेता। बाकी जिनका नेक्स्ट संडे को एग्जाम है उनके लिए मैं कुछ और इंग्लिश का लाने की कोशिश करूंगा। बाकी जिनका कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइज, अच्छे से पढ़ो। और अगर अभी तक आपने सेशन सुना है, अगर आपको अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो इनिशिएटिव है ये जहां तक हम चाहते हैं पहुंचे वहां तक पहुंचना चाहिए। और दूसरा, जिनका नेक्स्ट संडे को एग्जाम है आप मॉक टेस्ट में इनरोल करो। बाकी अगर आप चाहते हो जिनका कल एग्जाम है कि मैं कुछ आपको लास्ट टाइम पेपर कैसे करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बता दो, मैं अभी एक वीडियो बना के आपको विद इन टाइम डाल दूंगा आपके लिए। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।